अस्तित्व ज्ञान के साथ आज जीवन ज्ञान पे चर्चा करेंगे, है ना? अस्तित्व ज्ञान को यानी इकाई के प्रयोजन को समझे बगैर जीवन ज्ञान स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि क्रिया का प्रयोजन स्पष्ट नहीं होता, है ना? तो विकास क्रम विकास स्पष्ट होने के बाद ही जागृति क्रम जागृति स्पष्ट होती है। इसलिए अस्तित्व ज्ञान को पहले समझना जरूरी है ना, तात्विक रूप में। जो व्यवहारिक बात है मध्य दर्शन में, बहुत लोग कहते हैं आप तात्विक चर्चा करते हो, व्यवहारिक नहीं होती है। व्यवहारिकता का मतलब ही है परिवार मूलक समाज व्यवस्था में जीना। उसके लिए जो भी सत्प्रयास है वो सब व्यवहारिकता ही है ना? तो जो हम छोटे छोटे राहत पाने के जो टिप्स हैं उनको व्यवहारिकता मानते हैं, है ना, वो व्यवहारिक उदाहरण नहीं है। मध्य दर्शन की जब बात हो रही है तो बात हो रही है सर्व शुभ में स्वाशुभ की, है ना? और बौद्धिक नियमों में, सामाजिक नियमों में और प्राकृतिक नियमों में जिए बगैर आपको मानव चेतना में जीने की स्वीकृति भी हुई है, या अस्तित्व ज्ञान या जीवन ज्ञान की स्वीकृति भी हुई है, ऐसा भी प्रमाणित नहीं होता है ना? तो हम भौतिकवादी मिश्री को घोल घोल के पीते रहें कि ये थोड़े थोड़े टिप्स से हमारा जीवन सुधर जाएगा, तो ठीक है, थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, आपको वो परिणाम नहीं आएंगे जिनकी आप आशा रखते हो, है ना? तो दर्शन जीवन ज्ञान का समझ गए हैं, इसका मतलब है कि जीव चेतना से हम मुक्त हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, है ना? या मुक्ति को के क्रियाकलाप को समझ गए हैं, उसके नियम को, विधि की प्रक्रिया को हम समझ गए हैं। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं होता कि नियम त्रय में जिए बगैर, है ना, एक से अनेक तक व्यवहार जो है सूत्रित होता है, तब तक जो है जीवन ज्ञान स्पष्ट हुआ है ऐसा भी प्रमाणित नहीं होता है ना? तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी से कम में कोई व्यवहार का प्रमाण मध्यस्थ दर्शन में तो सूत्रित नहीं है। अभी हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने भी 2 दिन पहले ही मैंने एक रेफरेंस जो है उसको भेजा था बहुत सारे लोगों को, आज आपको बताती हूँ कि शिक्षा संस्कार जो है ना, जिसको हम शिक्षा का मानवीकरण कह रहे हैं या लोक शिक्षा कह रहे हैं, उसकी सफलता का मूल्यांकन कैसे करेंगे कि ये सफल हो गया? तो लिखा है कि स्वायत्त मानव और परिवार मानव के रूप में शिक्षा अवधि में ही मूल्यांकित हो जाए कि मानव को स्वायत्त मानव के रूप में और परिवार मानव के रूप में भागीदारी करना, यही उसके जीवन का स्वत्व है। यदि ये स्पष्ट होता है तो शिक्षा सार्थक हुई, संस्कार सार्थक हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये मूल्यांकन के 2 मापदंड हैं, स्वायत्त मानव, परिवार मानव, क्योंकि यहीं से परंपरा में स्वायत्त मानव से अहर्ता का उपार्जन है, परिवार मानव से परंपरा में सूत्रित होना है। ठीक है, परिवार मानव मतलब 10 परिवारों का एक समूह जो है प्रमाणित होता है, तब उसको परिवार मानव कहते हैं। ये व्यवहारवादी समाजशास्त्र में 224 नंबर के पेज पर ये रेफरेंस है। ठीक है, तो जब हम इस प्रकार से देखते हैं तो जीवन ज्ञान में ही हमको ये स्पष्टता होती है कि समझ जो है ना, जीवन में समझ का प्रमाण मानव में, तो समझ, अनुभव और विचार ये जीवन में रहते हैं, व्यवहार और प्रयोग ये मानव परंपरा में है। इसलिए ये चारों के एक सूत्रित हुए बगैर आचरण प्रमाण नहीं होता। जीवन में आचरण देखने जाओगे तो वहां आचरण नहीं मिलता है, आचरण मानव में ही है। जीवन में जो क्रियाओं का प्रयोजन है या जो बोध की क्षमता है वो आत्मानुगामीयता पूर्वक ही पूरी होती है। तो आत्मानुगामीयता पूर्वक जीवन में जो समझ है ना, जिसको विवेक और विज्ञान की स्पष्टता कहते हैं, विवेक पूर्वक जो है मानव समाधान को समझता है, जागृति पूर्वक समृद्धि को समझता है। समाधान और समृद्धि की स्पष्टता मतलब दिशा की स्पष्टता हो जाना कि जागृति ही मानव की दिशा है ना? तो फिर वो समाधान समृद्धि को प्रमाणित करके आचरण पूर्णता के लिए जो भागीदारी के लिए तत्परता है, प्रयास है, और जो वैचारिक स्पष्टता है, पहले तो वैचारिक स्पष्टता है, फिर जो उसको प्रमाणित करने की तत्परता है, फिर स्वायत्त मानव के रूप में, फिर प्रमाणित करने के रूप में परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होता है, और फिर जो है ये परिवारों में सूत्रित होते हुए 10 सोपान में जो है वो सफल होता है।
है ना। इस प्रकार से जो मानव में अनुभव, विचार, व्यवहार और प्रयोग है, वही व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र तक सूत्रित होता है। तो समाज, जो जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद है, वही परंपरा में परावर्तित होके समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व के रूप में 10 सोपान में प्रमाणित होता है। तो जीवन का वैभव ही मानव के वैभव के रूप में प्रमाणित होता है। इस बात को हमको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अब जो यहाँ पे हम जीवन ज्ञान समझ रहे हैं, तो अभी मन के स्तर पर जो भी क्रियाकलाप है उसको समझ रहे हैं, और ये जागृत जीवन की अभिव्यक्ति है, हम उसको समझ रहे हैं। ये भ्रमित मानव का इसमें कुछ भी रोल नहीं। भ्रमित मानव जब तक जागृति को पूर्ण रूप यानी सर्वतोमुखी समाधान को पहचान नहीं लेता है ना, अनुभव से पहले पहचानना ही होता है, अनुमान में, है ना। इसलिए प्रयोजन की स्पष्टता होती है जागृति से पहले, और जागृति के बाद अर्थ की स्पष्टता होती है। इसको बाबा जी ने अपनी एक डायरी में लिखा है, मैं वो रेफरेंस आपको दे दूंगी। तो जागृति से पहले प्रयोजन की स्पष्टता होती है, और जागृति के बाद अर्थबोध, मतलब आत्मबोध। आत्मबोध हुए अर्थबोध नहीं है ना। जो प्रत्यावर्तन है वो अर्थबोधी ही है। तो अभी जो प्रत्यावर्तन मानव परंपरा में हुआ है, बाबा जी को जो भी प्रत्यावर्तन हुआ, हम उसके प्रकाश में अध्ययन करके निर्णयों को, स्वीकृतियों को पहचान पा रहे हैं। इसलिए ऐसा स्वीकृत हो जाना और ऐसा जीना, यही सुख है। इससे कम में सुख सूत्रित नहीं होता है, इसकी भी स्पष्टता हो जाती है। मैं ये इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि ये परिभाषाएं इसी संदर्भ में लिखी गई हैं। तो जब भी हम दर्शन का अध्ययन करते हैं तो एक जागृत मानव का अध्ययन कर रहे हैं। ये भौतिकवादी, आदर्शवादी विधि से जो भी परिवार है, जो भी संबंध है ना, यदि वो जागृत नहीं हुए, ये सब कुछ उनमें अप्लाई नहीं होगा, है ना। ये जागृत जो समझदार मानव है ना। जागृत, बाबा जी ने परिभाषा कैसी लिखी है मानव व्यवहार दर्शन में, शायद 162 या 165, ऐसे 161 से 168 के बीच में, शायद मुझे अभी देखना पड़ेगा उस रेफरेंस को। तो बाबा जी ने बोला है कि भ्रमित अवस्था से किए गए मूल्यांकन की आसक्ति, है ना, भ्रांत स्थिति से किए गए मूल्यांकन की जागृति, और निर्भ्रांत स्थिति से किए गए मूल्यांकन की यथार्थ संज्ञा है ना। तो ये जो यथार्थ बोल रहे हैं ना, मतलब अर्थबोध, आत्मबोध सहित बुद्धि, और उससे पहले जो है वो आत्मबोध रहित बुद्धि। इसके अंतर को भी हमको समझना पड़ेगा। तो जो बुद्धि है उसमें सही की स्वीकृति होती है, ये उसकी फैकल्टी है। अभी सही की सूचना नहीं थी, इसलिए बुद्धि स्वीकार नहीं पा रही थी। अब चूंकि हम सही का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो ये स्वीकृतियां बुद्धि में होती है। उस अर्थ में हम ये जीवन की क्रियाओं को यहाँ पर समझेंगे, इसलिए मैंने इतनी भूमिका आप लोग के साथ बनाई। ठीक है जया, समझ में आया? अब हमको इस अर्थ में इन परिभाषाओं को पढ़ना है ना। ये सारी परिभाषाएं जो है मैंने परिभाषा संहिता से ली हुई। तो अब आस्वादन की जब परिभाषा पढ़ते हैं, तो आशा एवं रुचि सहित ग्रहण क्रिया ब्रह्मवश संवेदनाओं का जागृति पूर्वक मूल्यों का आस्वादन। ठीक है, ये परिभाषा है। आशा एवं रुचि सहित, तो जो जीने की आशा जीव चेतना में थी, वो मानव में, जीव चेतना में है जीने की आशा। पर मानव में केवल जीने की आशा नहीं है, सुख पूर्वक जीने की आशा है, क्योंकि वो ज्ञानावस्था की इकाई है। इसलिए जीव चेतना से भिन्न है मानव। लेकिन जीव चेतना में जी रहा है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही तक ही मानव जाति गति कर पाई है। व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग कर लिए होंगे गति, पारिवारिक रूप से भी कर लिए होंगे, लेकिन परंपरा में सूत्रित नहीं हो। परंपरा में सूत्रित होने का मतलब है कि मानव की मानसिकता में, पूरी मानव जाति की, उसके विचार में, कार्य में, व्यवहार में क्या सूत्रित हुआ है, उसके क्या फल परिणाम है, इसके आधार पर। इसलिए कहते हैं कि संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था की एक सूत्रता बराबर परंपरा। या उसको और सामान्य भाषा में कहें तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र तक एक सूत्रित हो जाना। कि जैसा मानव परिवार में जी रहा, अभी भी ऐसे ही है ना, जैसा परिवार में जी रहा है वही, जैसे मानव ने नियम विरुद्ध उत्पादन किया तो धरती की जो भूमिका थी सूरज को ठंडा करने के संदर्भ में, उसमें बाधा पहुंच गई।
तो अभी भी मानव परिवार में, ये परिवारों में ही स्वीकृतियां है ना नियम विरुद्ध उत्पादन की, फिर वो समाज में, फिर वो राजनीति में जाती है, क्योंकि राजनीति में जो मानव जाता है वो परिवार से ही निकल के जाता है, वो किसी परिवार का संतान ही होता है। तो परिवार में जिस प्रकार की मानसिकताएं स्वीकृत होती हैं, वही मानसिकताएं समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र तक सूत्रित होती हैं। इसलिए परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की बात यहाँ पर है कि यदि परिवार में माता पिता जागृति के स्रोत हो गए तो बच्चे जो है जिस प्रकार की मानसिकताओं से संपन्न होंगे, और फिर ये इतने नहीं कि अपने परिवार में कर लो, है ना, ये कम से कम एक गांव में या 10 गांव में, और ये कुछ हमारे कुछ थोड़े जिनको हम संबंधी मानते हैं उनकी बात नहीं हो रही, पूरी मानव जाति के साथ संबंध है, पूरी व्यवस्था के अर्थ अर्थ में सभी संबंध है, ये उस अर्थ में बात हो रही है। तो ये मेरा भाई ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, हम इसी में फंसे। यदि वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो हम आगे गति ही नहीं कर रहे हैं, है ना। मेरा भाई भी ठीक हो जाए, इस ये शुभकामना गलत नहीं है, उसमें योग्यता ही नहीं है, आप कर कहाँ से लोगे, आप सारी एनर्जी वहीं लगा दोगे, है ना। जिनमें जागृति की प्यास है अभी, ये वो समय है, ये दर्शन है, ये आनंद की सूचना, ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है भाई, है ना, ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये जागृति का कार्यक्रम है, इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है ना। आप उदाहरण दीजिए, मन के स्तर पे जो क्रियाकलाप होता है वो शब्दों से भी व्यक्त बाबा जी कर पाए हैं, उसको आप जो जो घटना घटती है ना, उसके लिए अभी इस भौतिक जगत का क्या उदाहरण दे दिया जाए, आप बताइए। आप सोचिए ना कैसे उदाहरण दें, है ना, नहीं हो सकता, है ना। ये बौद्धिक भौतिक जगत का कोई भी, उसका यही है, नियम में जी रहे हो, संबंधों को व्यवस्था के अर्थ में पहचान रहे हो, प्राकृतिक नियम में नियम पूर्ण उत्पादन के लिए आप तत्पर हो, ये इस बात का प्रकाशन है कि आप जो है समझदारी को समझ गए, नहीं तो कोई और तरीका नहीं है। हम कितनी अच्छी बात करते रहे, यदि इस नियम में नहीं जी रहे हैं अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप संग्रह में नहीं जी रहे हो, आप संग्रह को प्रोत्साहित भी कर रहे हो ना, तो भी आप गड़बड़ कर रहे हो। तो कोई व्यक्ति, कोई भी मानव कायिक वाचिक मानसिक कृत कार्य अनुमोदित विधि से परंपरा में क्या सूत्रित कर रहा है, इस आधार पर मूल्यांकन होगा। हम क्या करते हैं, हमारा कोई साधक साध्य और साधन तीनों की एक सूत्रता की बात हमारी परंपरा में भी हुई है और दर्शन में भी हुई है। हम सोचें कि हमको किसी को सिखाना है, इसलिए हम किसी गलत बात का भी प्रोत्साहन करके सिखाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और यदि ऐसा होता है तो गलत बात का अनुमोदन हो रहा है, वो गलत बात बनी रहेगी परंपरा में। यदि इतना भी जिम्मेदारी हम नहीं पहचान पा रहे हैं, इसका अध्ययन तो नहीं हो पाए, है ना। अभी तो ये आशा एवं रुचि से, तो जो मानव में जीने की आशा है, सुखपूर्वक जीने की आशा है, उसके साथ रुचि। अब देखो, हमको ना अभी इसके अलावा किसी चीज में रुचि नहीं है, भोजन पानी हमारे लिए बहुत गौड़ चीज है, पर वो भी स्वादिष्ट हो, वो भी देखने में सुंदर हो, है ना। जो शब्द स्पर्श रूप रस से खत्म नहीं हो जाएंगे जागृति के बाद, पर वरीयता क्या रहेगी, है ना। ये नहीं कह रही हूं मैं कि आप दलिया दूध खाने लगो, है ना, और आप एक साथ निराहार, ऐसा नहीं कह रही, वो स्वास्थ्य के अर्थ में आप तय करोगे समझदारी के बाद। लेकिन भोजन पानी बढ़िया से खाना पीना है, कपड़े बढ़िया से पहनना है, अपने घर को मौसम के अनुकूल व्यवस्थित रखना है ना, ये सब भी रहेगा। लेकिन जो रुचियां हैं, वो यहाँ पे लिखा है ब्रह्म संवेदनाओं का चयन होता है, जागृति पूर्वक मूल्यों का आस्वादन। तो जो ये रुचियों में, जो ये भौतिक रासायनिक जगत में भी जो आस्वादन है, उसका भी स्रोत व्यापक वस्तु ही है, क्योंकि क्रिया में जो बहने वाली वस्तु है ऊर्जा के रूप में ज्ञान, वो व्यापक वस्तु ही है। तो संपूर्ण मूल्य सहअस्तित्व में है। आप ये नहीं कह सकते कि व्यापक वस्तु महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो उसका जो धारक वाहक है वो तो क्रिया ही है। इसलिए क्रिया और क्रिया शून्यता में सहअस्तित्व है ना। ऊर्जा के बिना मूल चेष्टा और मूल चेष्टा के बिना ऊर्जा का परिचय नहीं है। ये ऐसी ध्रुव लाइन है, यदि ये समझ में आ गई तो पूरा दर्शन समझ में आता। ठीक, तो अभी हम प्रयोजन के साथ, पूरी मानव जाति प्रयोजन को पहचान के जी सकती है।
फिर कह रहे हैं कि अन्नाशय। अब ये आशय जो है ना, जीने की आशा, ये मानव में आई कैसे, है ना? तो बता रहे हैं कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था, ये भ्रूण रूप में पदार्थ अवस्था से ही है। तो कहते हैं कि अन्नाशय होता है, मतलब ग्रहण विसर्जन क्रिया होती ही है ना? फिर वो प्राणाशय, मतलब श्वसन प्रश्वसन क्रिया के आधार पर प्राण कोशिकाओं में चयन क्रिया होती है, कोशिका को पुष्ट रखने के अर्थ में, है ना? इसलिए पुष्टि जो है ना परंपरा है, शोषण जो है वो परंपरा नहीं है। इस ग्रहण विसर्जन क्रिया को अन्नाशय बोलते हैं। जैसे कोई भी प्राण कोशिका अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करती है ना, तभी तो उसकी पुष्टि बनी रहती है। उसमें फिर जीने की आशा, जीवों में जीने की आशा है। मानव में मानसिकता पूर्वक आशय संपन्न होता है। तभी व्यक्तिवादी मानसिकताओं के साथ है, उसके जीने की आशा भी पूरी नहीं हो रही है। सुख पूर्वक जीने की तो छोड़ ही दो। पुष्टि परंपरा है। ये जो ग्रहण विसर्जन क्रिया है ना, अन्नाशय भी क्या है, सक्षमता को बनाए रखता है। किसकी? परमाणु की। अन्नाशय का मतलब कि जो प्रेरणा है सहअस्तित्ववादी, उसकी सक्षमता को बनाए रखना, है ना? तो पोषण परंपरा है, शोषण परंपरा नहीं है। व्यक्तिवादी चयन होगा, जब रुचिमूलक चयन होगा, है ना, जब संवेदनाओं के आधार पर चयन होगा तो पोषण नहीं होगा, है ना? जब मूल्यों के आधार पर, संबंध के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर चयन होगा, तभी पोषण क्रिया संपन्न होगी। तो बौद्धिक नियमों की स्वीकृति में मानसिकता का पोषण होता है, सामाजिक नियमों की स्वीकृति से संबंधों का, परिवारों का पोषण होता है, और प्राकृतिक नियम पूर्वक प्राकृतिक संबंधों का पोषण होता है। इन तीनों पोषण के साथ ही पुष्टि क्रिया प्रमाणित होती है। इससे कम में मानव परंपरा तो प्रमाणित होने वाली नहीं। ठीक है। आप प्रश्न उठता है कि अभी क्या करें? तो अभी आप 100 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनऑर्गेनिक या केमिकल पेस्टिसाइड का खेती करते हो, 1 एकड़ 2 एकड़ से शुरू करो, है ना? पहले अपने खाने लायक उगाओ, फिर 2 एकड़ में, 3 एकड़ में, 4 एकड़ में, जाते जाते आप जो है, अभी तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे पता नहीं क्या खिला रहे, और वो आम आदमी के लिए है ही नहीं, वो इतना महंगा है। तो जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, यदि उनमें जागृति नहीं आती है, तो उस पुष्टि से जो वो स्वस्थ रहते हैं, उसका प्रयोग कहाँ करेंगे? संवेदनाओं में ही करेंगे, भोग विलास में करेंगे। तो हम क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं दुनिया में? मैं ये नहीं कह रही कि उनको मार डालना चाहिए, है ना, वो भी मनुष्य ही है, वो भ्रमवश परंपरावश ऐसा कर रहे हैं। उनको जागृति के सूत्रों तक, उन तक पहुंचाना, है ना, उनको इस बात की, वो तो प्रमाणित भी कर सकते, उनके पास इतना पैसा है ना, वो उत्पादन विधि से, परिवार मूलक समाज व्यवस्था में जीने के लिए समझ का अभाव है, बाकी संसाधनों का अभाव नहीं है, और जो आवश्यकता से अधिक है वो सब वितरित करना, ये भी जिम्मेदारी। ये नहीं कि आप सब गाड़ के बैठे रहो, है ना। 5 एकड़ जमीन और 5 गाय और कुछ उत्पादन के इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी बाबा जी कह रहे हैं कि गांव देगा, इनके पास नहीं है, तो एक गांव पूरा संबंधी है। तो सभी परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाए, इस समझ को मानव चेतना में जीना बोलते हैं। इस समझ को व्यवहारिक उदाहरण बोलते हैं कि सभी समझदार हो जाए। तो समझदार बना देना ये बहुत बड़ा काम है। समृद्धि के लिए मानव ने तो बिना समझदारी के बहुत उत्पादन कर लिया है। उत्पादन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। टेक्नोलॉजी का विकास वही लोग करते हैं जो विद्वान नहीं कहलाते हैं, है ना, जो कुछ हट करके शोध प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो करते हैं। तो कोई कर भी सकता है ना। तो इस प्रकार से मानसिकता पूर्वक आशय पूरा होता है। तो सत्यवादी मानसिकता पूर्वक मानव में जो सुख पूर्वक जीने का आशा है वो पूरा नहीं हो सकता। इस कंक्लूजन तक तो हमको आना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जिस स्वादन के बिना सहअस्तित्व में दृढ़ता व सुरक्षा नहीं है, उसकी अपेक्षा ही स्वादन क्रिया का आशय। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है ना, कि जिस स्वादन के बिना, मतलब समझदारी के बिना, सहअस्तित्ववादी मानसिकताओं के बिना
सहअस्तित्व में दृढ़ता प्रमाणित नहीं होती, यानी सहअस्तित्व में विश्वास प्रमाणित नहीं होता, न्यायपूर्ण विश्वास में निष्ठा प्रमाणित नहीं होती, है ना। न्यायपूर्ण व्यवहार की बात हो रही है ना। यहाँ किसी को थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ की बात नहीं हो रही। टेम्परेरी रिलीफ किसी को मिले उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म काम नहीं करता है। इसलिए परंपरा के अर्थ में सोचना, परंपरा के अर्थ में मूल्यांकन करना, है ना, उसकी अपेक्षा ही स्वादन क्रिया का आशय है। तो सहअस्तित्व जिस भी विधि से प्रमाणित होता है उस अर्थ में चयन क्रिया वही जो है स्वादन क्रिया है। इसलिए न्याय में संवेदना लिखा हुआ है ना। हम पूरी मानव जाति के प्रति संवेदित हैं भाई, और स्वयं की जागृति के प्रति भी संवेदित है। संवेदनाओं का 3 परिभाषा है ना। इसको भी बहुत अच्छे से फ्लैश करने का जरूरत है। एक परिभाषा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से प्राप्त जो संवेदनाएं हैं, है ना, सुख, उसको कह रहे हैं संवेदना। एक कह रहे हैं अन्य के दुख को अपने दुख जैसा समझना। अन्य मतलब पूरी मानव जाति के दुख को। यदि पूरी मानव जाति के तरह से आप विचार नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपने और अपने कुछ एक्सटेंडेड फैमिली से ज्यादा सोच नहीं पाते, और वो फैमिली का स्वरूप है नहीं, स्वार्थ का है। हाँ, तो जो है दूसरे के दुख मतलब मानव जाति के दुख को पहचानना और उसके निवारण के लिए तत्परता, इसको संवेदना कह रहे हैं। फिर दूसरा कह रहे हैं कि स्वयं की पूर्णता के अर्थ में वेगित होना बराबर संवेदना। तो जब मानव जब ये सर्वतोमुखी समाधान को पहचानता है, जागृति को पहचानता है, तब उसको ये समझ में आता है कि अभी परंपरा विधि से तो साधना वाधना का अब तो स्थिति वैसी है नहीं, किसी किसी में होगी तो करेगा। लेकिन यहाँ पर कहा है कि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक ऐशना मुक्ति के साथ आप अनुभव योग्य अनुभव तक पहुंच सकते हो। तो जो पूर्णता के अर्थ में वेगित होगा वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को चरितार्थ जरूर करेगा। इस बात को भी बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। फिर कह रहे हैं कि मूल्य रुचि ग्रही क्रिया ही आस्वादन है। तो जो विश्वास है और ये प्रेम है, तो प्रेम, विश्वास ही प्रेम के रूप में अभिव्यक्ति है, जिसको 10 सोपान में भागीदारी बोल रहे हैं। या प्रेम को पहचान करके विश्वास स्थापना के लिए मानव जाति काम करती है। तो जब तक सभी परिवार में समाधान समृद्धि सुनिश्चित नहीं होगा हर मानव में, तब तक विश्वास की स्थापना तो नहीं। व्यवहार प्रमाण मतलब विश्वास की स्थापना, न्याय की स्थापना। तो जब तक जो है न्याय यानी सभी मानव समाधानित नहीं होंगे, सभी परिवार समृद्धि संपन्न नहीं होंगे, तब तक विश्वास की स्थापना नहीं। अभी जो होंगे वो करेंगे। जब ये परंपरा में सूत्रित हो जाएगा तो बच्चा पैदा ही उसी वातावरण में होगा, तो उसके लिए तो बहुत सहज सुलभ काम होगा। इसीलिए अभी ही पुरुषार्थ, परंपरा बनने के बाद तो वो स्वभाव है, स्वाभाविक हो जाएगा, है ना। तो ये जो जागृति के अर्थ में तन मन धन का नियोजन है, यही पुरुषार्थ है ना। इसमें लिखा है कर्म दर्शन में कि ऐसे समाधानित मानवों को बहुसंख्या में तैयार करना यही पुरुषार्थ है। हाँ, तो विश्वास को बिना सर्वतोमुखी समाधान समझे बगैर विश्वास होता नहीं है। विश्वास को पहचानते में भी तो अनुमान ही लगता है विश्वास का। तो आपने तो कहा बाद में विश्वास, जब पहले ये सब हो जाएगा तब विश्वास आएगा, कि पहले ही विश्वास इतना समझ में आता है तब विश्वास होता है ना। फिर ऐसा जब प्रमाणित होता है, तो जैसे अभी 2 परिवारों में विश्वास प्रमाणित हो गया, इसी को 10 सोपान तक यानी सभी परिवारों में सूत्रित होना। तो पहले तो 2 में 4 में ही होगा ना, शुरुआत यहाँ से होगी। लेकिन पूरा समझे बगैर आप यहाँ भी काम नहीं कर पाओगे। जैसे हमको पता चल जाएगी मुंबई जाना है, तो फिर हमको कहाँ से ट्रेन पकड़नी है, कैसे पकड़नी है, किस किस साधन, वो सब समझ में। लेकिन पहले मुंबई जाना है ये तो तय हो जाए, तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना है। फिर वो उसके लिए स्वायत्त मानव और परिवार मानव के स्वरूप विधि से जाएंगे, ये पता जब हम विश्वास पूर्वक 2 परिवार जुड़ जाएंगे तो उसका सिस्टम ही अब शुरू हो जाएंगे। तो फिर 2 और उसमें प्रेरित होंगे, तो ऐसे 4 हो जाएंगे।
फिर 4 की जगह 8 हो जाएंगे, ऐसे धीरे 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 पूरी मानव जाति में सूत्रित हो जाएगा। हाँ, जब सूत्रित क्रमबद्ध। क्रमबद्ध, हाँ, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार जैसे 1 2 3 से बोले ना 10 परिवार हो गए तो फिर ये फैलाव इसका जल्दी हो। स्रोत हो जाएगा ना, फिर वो परिवार स्रोत हो जाएंगे, है ना। तो कहीं से एक जगह से हो सकता है, कई सारी जगहों से एक साथ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही से होगा, लेकिन होना यही कार्यक्रम। तो सहतित्व में दृढ़ता, है ना, और मूल्य रुचिग्राही क्रिया। तो मतलब हम विश्वास और सम्मान, क्योंकि विश्वास पूर्वक जीना ही मानव का अपना, और ये सब हम में होते हैं, हम में होते हैं तो ये प्रमाणित होते हैं। यानी ये मूल्यों का लेन देन नहीं होता है, लेन देन वस्तुओं का होता है, मूल्य पूर्वक निर्वाह होता है, विश्वास पूर्वक निर्वाह होता है। विश्वास स्थापना ही व्यवहार प्रमाण है ना बिटिया। इसको बहुत ध्यान से अपन को पहचानने की जरूरत है कि विश्वास स्थापना ही व्यवहार प्रमाण है। इससे कम में व्यवहार प्रमाण मध्य दर्शन में बात नहीं हो रही है। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है हम सभी को। फिर कह रहे हैं कि जो जिसमें नहीं हो या कम हो और उसे पाने की इच्छा हो, ऐसी स्थिति में उसकी उपलब्धि से प्राप्त प्रभाव पूर्ण क्रिया की जिसमें तृप्ति या तृप्ति की प्रत्याशा हो, उसकी आस्वादन संज्ञा। तो जो जिसमें नहीं है, इसको बाबा जी ने बड़े एक साधारण शब्दों में कहा कि जिसमें सुख स्वभाव नहीं, उसमें सुख की कामना बंधन है। तो जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध में सुख स्वभाव नहीं, वो क्षणिक। स्वभाव क्या है? जागृति पूर्वक ही स्वभाव है, स्वभाव गति होती है। तो जिसमें नहीं हो या कम हो, जैसे भौतिक रासायनिक जगत में सुख कम है, बौद्धिकता में वैचारिक परिमार्जन में दीर्घ है, लेकिन नित्य सुख जो है वो अनुभव पूर्वक ही है ना। तो इसीलिए अनुमान और अनुभव, ये दोनों स्थितियों को तो समझना पड़ेगा हमको, है ना। अनुमान पूर्वक, जैसे भी कल हम लोग इसको पढ़ रहे थे अपन लोग, अनुभव दर्शन, उसमें लिखा था मोक्ष पद ही नित्य है, बाकी सभी अनित्य है। मोक्ष पद मतलब दिव्य पद, है ना। ब्रह्म मुक्ति बराबर मोक्ष मध्य दर्शन। तो दिव्य पद ही नित्य है, बाकी वैचारिक परिमार्जन में देव मानव तक प्रत्यक्ष, ये कर्म दर्शन में लिखा है ना। तो मानव जो है प्रयोजन पूर्वक, प्रवृत्ति परिमार्जन पूर्वक जो है समाज गति को तो प्रमाणित कर सकता है, और 10 सोपान को भी प्रमाणित कर सकता है। ऐसे करते करते जब वो अनुभव संपन्न होता है, तभी अनुभव संपन्न विचार, व्यवहार और प्रयोग चारों एक सूत्रित होते हैं, तब एक व्यक्ति में जो है आचरण पूर्णता प्रमाणित होती है। क्योंकि मानव में 4 आयामों की पूर्णता बराबर आचरण पूर्णता, और इसकी जब इसी को परावर्तन जब देखते हैं तो परंपरा में 10 सोपान प्रमाणित होना बराबर आचरण पूर्णता। क्योंकि परंपरा में जैसे पदार्थ अवस्था की हर इकाई आचरण पूर्णता को प्रमाणित कर रही है, जीव अवस्था की हर इकाई, प्राण पदार्थ अवस्था की हर इकाई, ऐसी मानव जाति में हर मानव और हर परिवार प्रमाणित करेगा, क्योंकि मानव और परिवार ही इकाई है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये क्रियाएं दी हुई हैं, इसका हम अध्ययन करते। अब जब ये स्थितियां, आस्वादन की स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं, तब चयन क्रिया, इसको स्पष्ट हुए बगैर यहाँ गति होता ही नहीं। तो ये स्पष्ट हुआ है, ये यहाँ से पता चलता है। हम क्या, हमको पता नहीं चलता है कि हम किस सफाई से बोल रहे हैं, है ना, या किस सूक्ष्मता से हमारे से भ्रम संप्रेषित हुआ जा रहा है, हम इसको नहीं पहचान पाते। तो कह रहे हैं कि चुनने का क्रियाकलाप, आप चयन क्या करते हो? संबंध को चयन करते हो कि अनुकूलता को चयन करते हो? अनुकूलताएं प्राणावस्था को चाहिए, मानव ज्ञान पूर्वक। अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं देखता है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता देखोगे परंपरा में सूत्रित ही नहीं कर पाओगे। यदि आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाओगे, न्याय प्रतिष्ठा कर नहीं पाओगे। न्याय प्रतिष्ठित होता, उसमें भागीदारी पूर्वक आप स्वयं प्रतिष्ठित होते, है ना। तो जो ये इमेज ब्रांडिंग वाले जितने लोग हैं ना, वो न्याय प्रतिष्ठा तो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप सत्य को सत्य बोल नहीं पाओगे, क्योंकि अभी परंपरा में सत्य सूत्रित नहीं है। आप बोलने जाओगे, लोगों के जो है सुख, जिसको वो मान के बैठे हैं, इंद्रिय सुख, है ना, शरीर की अनुकूलता है, उसको जब बाधा पहुंचती है तो वो विद्रोह करने लगते हैं, है ना। तो अभी भाव तक देख पाने का अहर्ता ही नहीं है। मैं देखती हूँ आपका भाषा ठीक ठीक है, भाषा की भी
मर्यादा होती है, लेकिन उसमें व्यक्त क्या किया गया है ना? भाव या भाव, आरोप, अपराध क्या व्यक्त किया गया है? अपराध को प्रोत्साहन है तो उसको हम सही कितनी भी अच्छी भाषा में किया जाए हो, वो ठीक है क्या? नहीं है। और यदि जागृत को व्यक्त किया गया कितनी भी कड़क भाषा में किया, वो ठीक है ना? ये जो गुली गुली हम लोग भाषा बोलते हैं ना, विन विन सिचुएशन, यही सर्वाधिक, इसी को अवसरवादिता बोलते हैं। अवसरवादी लोग सत्य की स्थापना नहीं कर सकते, है ना? इसलिए वहां लिखा है अधम अधमाधम। हम किस अर्थ में जागृति का और जागृति के सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं? व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के अर्थ में, परंपरा के अर्थ में, अपने कुछ लोगों की सुख सुविधा के अर्थ में, कि सर्व मानव के सुख के अर्थ में? ये अंतर हमको पहचानना पड़ेगा, तब जाहे चुनने की क्रिया। जब हमको पता चलता है कि सर्व शुभ के अर्थ में भागीदारी, विश्वास की स्थापना, बराबर व्यवहार प्रमाण, तब जाकर के हम स्वायत्त मानव और परिवार मानव में जी कुछ चरितार्थ करने के लिए तत्पर होते हैं। फिर उस प्रकार के मानसिकता संपन्न मानवों को पहले तैयार करते हैं, फिर ऐसे सबके साथ मिलकर के प्रमाणित करते हैं उत्पादन विधि से, है ना? समृद्धि एक भाव है। समृद्धि जो शोषण करता है ना, वो शुष्क होता है, ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें मानव किसी अपने प्रति भी जागृत नहीं है। वो व्यक्ति, शोषण करने वाला व्यक्ति, ठीक है, आप थोड़ा सा कुछ चंदा जंदा जैसा दान करके 10-20 हजार रुपए निकाल करके, या हम कहते हैं आपके पास अरबों खरबों है, 2-4-10 करोड़ भी निकाल करके कुछ कर रहे हो, लेकिन आप कर तो शोषण रहे हो, तो ना आप अपना भला कर रहे हो, ना सर्व शुभ कर रहे हो। इसलिए स्व पर लाभ, स्व पर हानि, बाबा जी ने लिखा है, उसको समझना पड़ेगा हम। ये चयन क्रिया इतनी आसान, समझदारी के बाद जो चयन है वो सर्व शुभ के अर्थ में होता है, परंपरा के अर्थ में होता है, क्योंकि परंपरा में सूत्रित होने से सभी के शुभ का अवसर सूत्रित होगा, ठीक है ना? अपन यही कहते ना सबका भला होगा कैसे? ये तो पहचानने की जरूरत है हमको। तो कह रहे हैं चरितार्थता में सहायक, आवश्यक अथवा अनिवार्य तथ्य, वस्तु व विषय का ग्रहण। अब यहाँ पे जो आवश्यक अनिवार्य तत्व, वस्तु विषय का ग्रहण, चरितार्थता किसको कह रहे हैं? बाबा जी कह रहे हैं इसकी परिभाषा नीचे और भी है, मन को जो प्रिय हो उसके चुनाव की प्रक्रिया की चयन संज्ञा है। तो मन को जो प्रिय है, मन को लक्ष्य मूलक आस्वादन प्रिय है ना? क्योंकि मन तृप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? व्यवहार मन की क्रिया है ना? कायिक, वाचिक, मानसिक, कृतकारी, तन्मोदित, है ना? तो आशा, विचार, इच्छा, ये मन को जो प्रिय हो उसके चुनाव की प्रक्रिया की चयन संज्ञा है। हमको लगता है कि मन को शब्द स्पर्श, मन को जो प्रिय है, मन को लक्ष्य मूलक आस्वादन प्रिय है। हम सोचते हैं कि खाना पीना प्रिय है। ये तीनों आस्वादन मन में है, जीवन में मन के स्तर पर है तीनों आस्वादन। तो रुचि मूलक भी, मूल्य मूलक भी और लक्ष्य मूलक भी। तो लक्ष्य मूलक आस्वादन ही प्रिय है, क्योंकि इसमें ये दोनों पूरे होते हैं। मतलब रुचि मूलक आस्वादन में लक्ष्य मूलक नहीं है, लेकिन लक्ष्य मूलक में रुचि मूलक भी है। इसको पहचानना, बड़े में छोटा, गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया ही रहता है। इससे कम में शिफ्ट है ही नहीं, शिफ्ट हुआ ही नहीं, यानी वैचारिक स्पष्टता भी नहीं हुई। और अंतर्द्वंद से ग्रस्त मानव सुखी कैसे हो सकता है? सुविधाओं की समीक्षा हो जाने से, है ना, या सुविधाओं की कमी करने से कोई सुखी होता है क्या? या सुविधाओं की कमी की बात नहीं कर रहे हैं कि आप एक तो बंडी और साधुओं टाइप रहने लगो, ये सब प्रदर्शन है। जागृत आदमी को प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती है, वो अपना आराम से जीता है, खाता पीता है। कोई ये कपड़े और ये हमारा खाना पीना सोना मूल्यांकन है क्या? अभी उसके आधार पर मूल्यांकन करते हैं हम, क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, कैसे विचार को प्रोत्साहित करते हैं, किसके एडवोकेसी करते हैं, हम परंपरा में किसको सूत्रित करते हैं। अभी यहाँ तक, इस मूल्यांकन तक तो मानव जाति पहुंची नहीं है। अभी उसने क्या खाया, बाबा जी ने कैसा खाया, बाबा जी ने कैसा पहना, अरे इससे तुम्हारी जागृति हो जाएगी क्या?
मान लो जागृत आदमी कोसे का कुर्ता पहन लेता है तो उसके जागृति खत्म हो जाती है क्या? जागृति एक वैचारिक स्टेटस है जो विवेक की स्पष्टता के साथ अभिव्यक्ति है, वो जागृति है। हाँ, पहचाने बगैर मूल्यांकन भी नहीं कर सकते, है ना। अभी जिनको ठीक से परिभाषाएं आती नहीं, जो ठीक से दर्शन को समझा नहीं है, वो समझाने वाले का मूल्यांकन कर रहा है। क्या तुम अपनी मानसिक स्थिति के आधार पर मूल्यांकन करोगे ना। इसलिए मूल्यांकन बाबा जी ने लिखा है, मानव का मूल्यांकन देव मानव और देव मानव का मूल्यांकन दिव्य मानव। यह दो मानव करेंगे एक दूसरे का मूल्यांकन। लोगों को लगता है हम बहुत सारा कार्यक्रम कर लिए हैं, इधर उधर भाग दौड़ लिए हैं, कुछ बिल्डिंग बिल्डिंग बना लिए हैं, हमको मूल्यांकन का अधिकार आ गया। दर्शन की स्पष्टता नहीं, सहअस्तित्व की स्पष्टता नहीं है। ठीक है ना बिटिया। इस कड़ाई से बातचीत करने का, इस दृढ़ता से जरूरत है। जैसे हम अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार होते हैं ना, वैसी जिम्मेदारी चाहिए इसमें। कि हमारा बच्चा जो है चॉकलेट के लिए रो रहा है, हम कह रहे हैं नहीं तुझको दूध ही पीना है, यही तेरे लिए ठीक है। ठीक है। मन में आस्वादन अपेक्षा अनुसार ही चयन होता है। तो यदि लक्ष्य मूलक आस्वादन है, हम वैसा चयन करेंगे, वैसा अभिव्यक्त होंगे। मूल्य मूलक है तो वैसा, और यदि रुचि मूलक है तो अभी रुचि मूलक ही। मेरा बच्चा को मीठा पसंद है, यदि उसने मीठा नहीं खाया तो पता नहीं जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। अभी माओ को इतनी समझ नहीं है और पिताओं को भी नहीं है। पिता कहता दे क्यों नहीं रही हो, है ना, वो कह रहा है तो उसको खिलाओ ना। यानी भोजन से बाहर नहीं निकले अभी, और भोजन मानव परंपरा में तय नहीं हुआ है कि क्या खाना है। खाली माता को दोष दे देते हैं, खाली पिता को दोष दे देते हैं। दोनों ही अजागृत हैं, दोनों ही जिम्मेदार हैं, और जागृति को प्रमाणित करने के लिए भी दोनों को ही होना होगा। जीवन के आधार पर हम अपने को देख सकते हैं। जीना तो पति पत्नी भाई बहन इस रूप में है, तो शरीर की भी कोई रोल है ना। उस शरीर के आधार पर जो डिफाइंड रोल अभी है, उनसे मुक्त होकर के जो डिफाइंड रोल जागृत परंपरा में उनको पहचानना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि जागृति के बाद माएँ जो है वो बच्चा नहीं पैदा करेंगी। जीवन के आधार पर देखना, जीवन के आधार पर पहचानना। जीवन के आधार पर पहचानने का मतलब है नियम विधि प्रक्रिया को पहचानना और मानव परंपरा में पुष्टि क्रिया को पहचानना। ठीक, ये बात है। फिर कह रहे हैं त्वा सहित सार्थक होना, अर्थ सहित आचरण होना। मतलब प्रयोजन पूर्वक और जागृति पूर्वक ही, ये जो हम है ना जागृति का अध्ययन कर रहे हैं, जो बाबा जी ने त्वा सहित मतलब स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी की बात यहाँ पर हो रही है ना। त्वा सहित सार्थक होना और आचरण सहित सार्थक होना। आचरण जो है वो नियम त्रय पूर्वक ही आचरण है। परिवार मूलक समाज व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी से कम में आचरण प्रमाणित नहीं होता बेटा। परमाणु जो है ना, जब व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है परमाणु रूप में, गठन रूप में, सम्मिलित अभिव्यक्ति, तब आचरण प्रमाण है। एक अंश का आचरण प्रमाणित नहीं होता। इसलिए स्वायत्त मन अपने परिवार के साथ है। ठीक है। अर्थ मतलब मानव में जो कह रहे हैं ना कि हम उस अपनेपन की को जिए, है ना, ज्ञान पूर्वक। अर्थ आत्मबोध हुए बगैर, जैसे अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ ना, अभी मैं अनुमान पूर्वक बोल रही हूँ, अर्थ पूर्वक नहीं बोल रही हूँ। अर्थ मतलब हाँ, अभी जो अर्थ मानव परंपरा में स्पष्ट हुआ है उसके आधार पर मैं बात कर रही हूँ। अभी मैं अपने अनुभव के आधार पर बात नहीं कर रही हूँ। जब मैं अपने अनुभव के आधार पर बात करूंगी तब वो अर्थ सहित है, नहीं तो प्रयोजन सहित है। ठीक है। तो ये अर्थ सहित बाबा जी ने जो एक मानव की को चरितार्थ किया, ज्ञान को प्रमाणित किया है ना। बाबा जी के होने का मतलब, कई लोग कहते हैं मैंने बाबा जी को नहीं, अरे तुम ज्ञान को देख पा रहे हो भाई, उन्हीं को देख रहे हो, और क्या, उनका आंख नाक कान थोड़ी देखना था।
है ना। इस प्रकार से हम जब जीवन की क्रियाओं को पढ़ते हैं तब हम उस पूरे परिदृश्य को, जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, उसमें मानव होने के रूप में जो है व्यवहार प्रमाण के साथ जो है अपने मानव होने को चरितार्थ करते हैं, क्योंकि जीवन मानव के बगैर न तो समझ सकता है न समझ को प्रमाणित कर सकता है। इसलिए जीवन का अलग से अध्ययन भले समझदारी के अर्थ में, क्रियाओं के अर्थ में हो जाए, आचरण प्रमाण मानव रूप में ही है, इसको हमको समझना पड़ेगा। एक बार जितनी भी बातें कही उनको थोड़ा समराइज कर दें लास्ट में, पुनः जो हम जीवन क्रिया में मन को समझ रहे हैं, हाँ, जितने भी शब्द लिखे एक बार पुनः समराइज कर दीजिए सब। ऐसे ही है बेटा कि रुचि, मन में 3 प्रकार के आस्वादन है, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। रुचि मूलक आस्वादन में भी मानव जाति है अव्यवस्था का शिकार। अब प्रश्न उठता है कि आगे क्या किया जाए। तो एक मानव ने जागृत होकर के इस बात को बताया कि रुचि मूलक आस्वादनों में व्यवस्था प्रमाणित नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर हर मानव का लक्ष्य एक नहीं। तो लक्ष्य की एक रूपता के बगैर संबंधों में जीना होता नहीं है, इसलिए समाधान पहला लक्ष्य है ना। तो वैचारिक स्पष्टता के बगैर मानव सुखी नहीं होता। वैचारिक स्पष्टता का क्या मतलब है कि मानव अपने होने को, अपने 4 आयाम अनुभव, विचार, व्यवहार और प्रयोग, इसको पहचाने, इसकी एक सूत्रता को पहचाने, फिर जो प्रमाण है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक, उसकी नियम विधि प्रक्रिया को पहचाने बगैर ये जो लक्ष्य मूलक आस्वादन है, इसमें मूल्य मूलक और रुचि मूलक दोनों समाये हुए, है ना। तो वैचारिक परिमार्जन में जो है देव मानव तक प्रत्यक्ष है और मोक्ष पद ही नित्य है, बल्कि बाकी सभी पद अनित्य है, ऐसा अनुभव दर्शन में पहले ही अध्याय में लिखा है। मतलब अनुभव पूर्वक ही नित्यता है, उससे पहले जो है दीर्घ है ना, वो परंपरा में चलेगा। तो मानव में चारों या आचरण प्रमाण मतलब अनुभव, विचार, व्यवहार और प्रयोग। जैसे मुझे अनुभव हो गया तभी चारों आयाम सूत्रित होंगे और मैं अर्थबोध को प्रमाणित कर पाऊंगी। अभी जो अर्थबोध हुआ है उसके अनुमान के आधार पर आपसे बात करनी है। दूसरा है जब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक ये प्रमाणित हो जाएगा तब आचरण पूर्णता प्रमाणित होगी। लेकिन शुरू में परिवार में तो उन्होंने कहा स्वायत्त मानव, स्वायत्त मानव समाधान समृद्धि को प्रमाणित करता है। ये समाधान समृद्धि ही जब परिवारों में सूत्रित हो जाता है और 7वें सोपान तक आकर के समाधान समृद्धि संपन्नता और समाधान समृद्धि सुलभता, ये दोनों प्रमाणित होती है, मतलब अभय प्रमाणित होता है। अभय प्रमाणित होने का मतलब है विश्वास प्रमाणित होता है, विश्वास प्रमाणित होने का मतलब है व्यवहार प्रमाणित होता है, न्याय प्रमाणित होता है। और ये दोनों मतलब समाधान समृद्धि प्रमाणित होने से ही इसकी सुलभता के साथ अभय और सहस्तित्व स्वयं प्रमाणित होता है, ऐसा लिखा हुआ है। इस अर्थ में जब हम जीवन के क्रियाओं को समझते हैं ना, तो मन को जो प्रिय हो, तो हम क्या समझ लेते हैं, खाना पीना हमको प्रिय है, कपड़े ये सब अनुकूलता प्रिय। मानव को अनुकूलता प्रिय नहीं है, मानव को ज्ञान प्रिय है, मानव को लक्ष्य मूलक आस्वादन प्रिय, सर्व शुभ को देख पाना उसको प्रिय है। इसको पहचानने की बहुत जरूरत है कि जब तक सभी सुखी नहीं हो रहे हैं और हम सभी के सुख के अर्थ में भागीदारी नहीं कर रहे, हम स्वार्थी मनुष्य, हम ज्ञान संपन्न नहीं। ज्ञान का मतलब ही होता है सभी कैसे सुखी हो जाए, हर मानव कैसे समाधानित हो जाए, हर परिवार में समृद्धि कैसे सुनिश्चित हो जाए, हर परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, न्याय मतलब यही, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, विनिमय के अवसर उपलब्ध हो जाए, ये परंपरा में सूत्रित हो जाए। न्याय सुरक्षा का मतलब है परंपरा में सूत्रित हो जाना, स्रोत का बने रहना ही सुरक्षा है। इस अर्थ में जब हम वास्तविकताओं को पहचानते हैं तब जाकर के मन की क्रियाओं को हम पहचानते हैं, और ये क्रियाएं जो अनुभव सहस्तित्व में हुआ है उसमें जो विवेक और विज्ञान मतलब समाधान समृद्धि स्पष्ट हुआ है, ये उसका चित्रण मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ। तो चरितार्थता का मतलब ही है चरित्र पूर्वक। चरित्र का मतलब है मूल्य, चरित्र और नैतिकता पूर्वक। मूल्य का मतलब है विश्वास स्थापना, जो 10 सोपान में प्रेम को प्रमाणित करेगा, बाकी सारे मूल्य उसके बीच में प्रमाणित होते हैं, है ना। और चरित्र का स्वधन, स्वनारी और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। दयापूर्ण का मतलब है अपने पराई से मुक्त होना, है ना। इसको भी बाबू हम ये भूल जाते हैं, अपने पराई से मुक्त होना, है ना। पात्रता का विकास मतलब समाधान संपन्न कर देना। कृपा मतलब उसको समृद्धि के योग्य बना देना। ऐसा दोनों करना बराबर करुणा, ऐसा बोल रहे हैं। और नैतिकता बराबर तन मन धन का सदुपयोग।
तो जो ये तन है ये सब भौतिक रासायनिक रचना है। तो मन जो है वो संबंधों को स्वीकार्य आस्वादन, जो मूल्य मूलक आस्वादन है, लक्ष्य मूलक आस्वादन है, इसमें जीना ही मन का सदुपयोग है ना। यह संबंधों का निर्वाह ही व्यवहारिकता है। इस प्रकार से बौद्धिक नियम पूर्वक स्वयं सुखी होते हैं, सामाजिक नियम पूर्वक विश्वास की स्थापना होती है, प्राकृतिक नियम पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होती है। इस प्रकार से मानव संबंधों में संतुलन और प्रकृति में संतुलन, संबंधों में ये दो संतुलन ही प्रमाणित होना बराबर व्यवस्था प्रमाण। जो हम लोग अध्ययन बिंदु में पढ़ रहे थे ना, तो आवश्यकता क्या है, मानव मानव के बीच में अविश्वास है और प्राकृतिक असंतुलन है ना। इस अर्थ में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा होता है।